आइए पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान का इतिहास चालू करा था, उसमें 1858 तक के अधिनियम को हमने कवर कर लिया था। आज हम 1858 के अधिनियम से आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि 1857 में क्रांति हुई, जिसका सारा ठीक रहा भारत के गवर्नर जनरल पर डाल दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाल दिया गया कि तुम प्रशासन सही से नहीं चला पाए। अब क्या होगा, गवर्नर जनरल से उसकी शक्तियाँ छीन कर एक नया पद बना दिया जाएगा भारत सचिव, और भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाई जाएगी। तो अलग अलग क्या क्या काम हुए हम उनके ऊपर बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया जिसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम। ये अधिनियम कब आया? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ध्यान रखना, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर सी बात। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या चीज़ आती है। नेक्स्ट क्या दिखा है, सभी शक्तियां ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई। जैसा कि मैंने बताया, गवर्नर जनरल से शक्तियाँ छीन ली गई, अब ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई, और ब्रिटिश संसद ने ये शक्तियाँ सारी किसको दे दी? ब्रिटिश सचिव, जिसे भारत सचिव को दे दिया। भारत सचिव शक्तियों का प्रयोग भारत परिषद की सहायता से करता था, और भारत परिषद में कितने सदस्य होते थे? भारत परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो आपके 15। इन 15 में से 8 लोग तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत होते थे और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त होते थे। इसके अलावा सैनिकों की भर्ती के लिए रॉयल कमीशन और पील कमीशन का स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। इसके अलावा जो सैनिकों की भर्ती की गई, अब सैनिकों की भर्ती के लिए रेशो चेंज कर दिया गया। रेशो क्या चेंज करा गया कि जो मुंबई और मद्रास में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 रखा गया, जबकि बंगाल में यह अनुपात 1:2 हो गया। दोबारा बताता हूँ, मद्रास और बंगाल में मद्रास और बम्बई में सैनिकों का रेशो 1:3, जबकि बंगाल में यह रेशो 1:2 कर दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात होती है। तो 1858 के अधिनियम से, तो 1858 के अधिनियम में क्या क्या बातें हमने मेन पढ़ी हैं। पहली, 1858 का अधिनियम कब आया? 1 नवंबर 1858 को। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या पढ़ी कि भारत के जो गवर्नर जनरल था, अब उसे क्या कहा जाने लगा? वायसराय। और सारी शक्तियाँ जो थीं वो ब्रिटेन संसद को मिल गई, और ब्रिटेन संसद ने ये शक्तियाँ किसको दे दी? भारत सचिव को। भारत सचिव क्या करता था? जो भी काम करता था उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाई गई, जिसमें 15 सदस्य होते थे। इसके अलावा काम क्या करा गया? जो आपका भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे, 8 मनोनीत और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इसके अलावा रॉयल कमीशन और पील कमीशन बनाया गया, किसके लिए? सैनिकों की भर्ती के लिए। और ये रेशो क्या क्या होता था? तो रेशो के लिए बात करें तो मद्रास और बम्बई में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का रेशो 1:3, जबकि बंगाल में ये रेशो क्या कहा गया? आपका 1:2 कर दिया गया। क्लियर सी बात। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा
जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त। तो 1858 के अधिनियम से हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट 1858 के अधिनियम के बाद आता है 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम में जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि जो गवर्नर की शक्तियाँ थीं उन्हें बढ़ा दिया गया। अब गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाकर क्या क्या कर दिया गया, गवर्नर को नए प्रांत का निर्माण करने की शक्ति दे दी गई, सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति दे दी गई, प्रांत का को नामकरण करने की शक्ति दे दी गई, और ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत करी। तो क्वेश्चन आता है भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, मतलब जब जैसे भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वैसे ही पहले अंग्रेज में गवर्नर जनरल को शक्ति दे दी गई थी, गवर्नर को, कि भाई आप अध्यादेश जारी कर सकते हो। अध्यादेश मतलब जब आपातकाल की या कुछ ऐसा लगे कि भाई ये काम जरूरी है तो आप बिना किसी की मंजूरी के भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये शक्ति किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को। तो ये 5 काम हमें याद रखने हैं, ये जो इम्पोर्टेंट आते हैं। पहला ज़्यादा कुछ नहीं है, 1861 के अधिनियम में मेन याद ये रखना, गवर्नर को क्या कर दिया गया, एक्स्ट्रा शक्तियाँ दे दी गई। जैसे पहली दी गई, नए प्रांत का निर्माण कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नामकरण कर सकता है, और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की क्या करी थी, शुरुआत, और इसको अध्यादेश जारी करने की क्या मिल गई, शक्ति। इसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। देखो 1873 के अधिनियम से भी एक ही क्वेश्चन आता है। इसमें देखो क्या कहा गया कि हम कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर सकते हैं। इसी को तहत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। क्लियर सी बात। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया, तो आंसर आता है 1873 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आता है 1876 का अधिनियम, जिसे कहा जाता है शाही उपाधि अधिनियम। तो इसमें से भी ज़्यादा कुछ नहीं आता, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। पहला क्वेश्चन ये बनता है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई और लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि लोक निर्माण विभाग का कार्य किस में सौंपा गया, तो शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा ये सौंपा गया था। क्लियर सी बात। अगला याद रखना कि जो 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित कर दिया गया। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। शाही उपाधि अधिनियम 1876, 1876 से पहला पॉइंट क्या याद रखना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। दूसरा, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है आपका 1892 का अधिनियम, जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम। क्लियर सी बात। अब देखिए इसमें क्या क्या काम हुआ अगर हम बात करें। इसमें सबसे पहली बात ये इम्पोर्टेंट आता है एल्बर्ट बिल। लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड रिपन के समय ही क्या हुई थी, भारत की जनगणना हुई थी ना भाई, याद रखना है। देखो जनगणना कराएंगे तब बताएंगे। लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया, और इसे ही क्या कहा गया, एल्बर्ट बिल विवाद। क्या कहा गया कि जो भारत के मजिस्ट्रेट हैं वो यूरोप में, जो यूरोपीय हैं भारत में जो बसे हैं,
वो उनके मामलों की क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा काम क्या हुआ, जो केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम कितनी कर दी गई, 16। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही याद रखना है। तीसरा, निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ। तो याद रखना, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में निर्वाचन प्रणाली का क्या हुआ था, आरंभ हुआ। ठीक है, और निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ और क्या काम हुआ, इसको भी ध्यान रखना। परिषद के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई और परिषद के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला। तो याद रखना 1892 का अधिनियम, जिसके द्वारा ये काम मिला। मगर ध्यान रखना, बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है, वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है, आप वोट नहीं डाल सकते, पक्ष में विपक्ष में वोट नहीं डालोगे और ना ही प्रश्न का प्रश्न पूछ सकते हो। तो ठीक है, इसका याद रखना। इसी अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अनुमान के तौर पर संसदीय प्रणाली का आरंभ हुआ। तो ये चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। ठीक है, जो मेन पेपर में आती हैं। क्लियर। अगला देखिए, जो नेक्स्ट क्या आता है आपका, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब देखो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो इसमें दो चीज़ें याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए मार्ले कौन थे, तो मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है मार्ले कौन थे, तो मार्ले उस समय भारत सचिव और मिंटो कौन थे, उस समय भारत के वायसराय। अब जो ये अधिनियम आया था, ये किस समिति के रिकमेंडेशन पे आया था, तो अरुण ढेल समिति के रिकमेंडेशन पे आया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से पहले बन गए। पहला, मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। मार्ले भारत सचिव, मिंटो भारत का वायसराय। किस समिति के आधार पर आया, तो अरुण ढेल समिति के आधार पर आया था। कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट देखें, अब क्या हो रहा है, जो केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 60। अब केंद्रीय विधान परिषद में कुल 69 सदस्य हो गए। ठीक है, तो मेन याद इतना ज़्यादा इसमें से नहीं आता है, बिहार परिषद में से कभी कभी पूछ लेता है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई, तो ये ध्यान रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत सन 1909 में हुई थी। ठीक है, पृथक का मतलब होता है अलग से निर्वाचन मंडल दे दिया गया और मिंटो ने, और यहीं से कहा जाता है अंग्रेजों ने नींव डाल दी थी फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। और पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो, जो उस समय भारत का वायसराय था, उसने लॉर्ड मार्ले जो उस समय भारत का सचिव था, से कहा था हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। तो उस समय मार्ले ने कहा हम तो चले जाएंगे, जो भीषण वक्त देखना है वो भारतीयों को देखना है, तो बोदो जो बोना है। समझ लो, तो इनको पता था आगे चलकर क्या क्या होने वाला है, तो ये सब काम प्लानिंग के साथ हुआ। तो ये चीज़ बात इंपॉर्टेंट आती है, तो इसका याद रखना। इसके अलावा देखो क्या हुआ, अभी तक हमें बजट पर क्या गया था, बहस करने का अधिकार मिला था और हम क्या कर सकते थे, प्रश्न कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे और ना हम वोट डाल सकते थे। आगे देखो धीरे धीरे अधिकार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बजट की विवेचना करने
लोकहित के विषय पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन आ जाए कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, तो याद रखना 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। अगला देखो, इसके अलावा इसमें क्या हुआ, भारत परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को भी सम्मिलित किया गया। अब क्वेश्चन आता है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दो व्यक्ति आते हैं, एक तो केसी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी, जो इंग्लैंड में स्थित परिषद थी उसमें नियुक्त किए गए। क्लियर सी बात। अगर क्वेश्चन आ जाए ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर आता है दादा भाई नारोजी। तो ये 1909 का अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके ज़्यादातर कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पहले बता दिया। पहला चीज़ का आपका याद रखना है कि ये 1909 का जो अधिनियम आया था वो किस समिति की सिफारिश पर आया, अरुणडेल समिति की सिफारिश पर। मार्ले कौन थे उस समय भारत सचिव, मिंटो कौन थे उस समय भारत के वायसराय। केंद्रीय परिषद की जो संख्या थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी। इसके अलावा जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, ये काम का याद रखना है। इसके अलावा जो हमें बजट पर बहस करने, लोकहित के बजट पर विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर बात करने के बारे में और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और सर्वप्रथम, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सर्वप्रथम भारत परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, जो कहाँ पर होती थी, ब्रिटेन में। और उसमें शामिल होने वाले कौन थे, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्लियर सी बात। अब देखिए, इसके बाद 10 साल के बाद भारत में आया भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से क्यों जानते हैं, तो वही बात उठेगी, मोंटेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे। तो मोंटेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब क्या हुआ, इसके द्वारा जो काम हुए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था चालू हो गई, कि मतलब दो तरह से शासन चलेगा, उचले स्तर पर और निचले स्तर पर। इसके अलावा सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें कहा गया कि हम भाई सौंप तो दें, मगर राज्य संभालने के लिए उत्तरदायी कौन है, मतलब हमें कोई ये तो पता चले उत्तरदायी है कौन, जो हम जिसको सौंप के जाएं भारत। तो उत्तरदायी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। और इसके अलावा क्या कहा गया, भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाएगा, जो पहले ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था। इसके अलावा भारत परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 8 और अधिकतम कितनी कर दी गई, 12। इसके अलावा भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। अगला काम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया तथा सांप्रदायिक आधार पर सिक्कों पर भी लागू किया गया। जैसे 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, ऐसे 1919 के अधिनियम के द्वारा सिक्कों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। इसके अलावा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, जिसे हम कैग कहते हैं, ठीक, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय शासन परिषद का स्थान अब किसने ले लिया, राज्य परिषद जिसे उच्च सदन और विधानसभा जिसे निम्न सदन वाले 2 सदन बनाए गए। क्लियर सी बात।
अब जैसे अब इन चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 60। 60 में से 34 निर्वाचित होते थे और शेष नामांकित होते थे। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 साल। जो केंद्रीय विधानसभा थी इसके सदस्य थे 145, जिसमें 104 निर्वाचित और शेष क्या होते थे? नामांकित। क्लियर सी बात। और इनका कार्यकाल कितना होता था? 3 साल। दोनों की शक्तियां बराबर थी, किंतु बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। जैसे कि वर्तमान में किसको है? लोकसभा को। तो ऐसे ही उस समय विधानसभा होती थी तो उसको अधिकार होता था। आगे अगर हम बात करें, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया, यह भी आप पढ़वा चुके हैं, तथा भारत सचिव को महालेखा परीक्षक नियुक्ति करने का अधिकार मिला। तो ये 1909 और 1919 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं जल्दी से, जिससे रिपीट होंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड कौन? तो मोंटेग्यू उस समय भारत सचिव और चेम्सफोर्ड कौन? उस समय भारत के वायसराय। प्रांतों में द्वैध शासन चालू किया गया। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनिस कोटिस। ये बहुत बार पेपर में भी आ चुका है, लियोनिस कोटिस को। इसमें सबसे पहले उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। भाई हम शासन तो सौंपने के लिए तैयार हैं, मगर उत्तरदायित्व तो पता चले किसको दिया जाएगा। इसके अलावा जो भारत सचिव होता था उसका सारा खर्च अब भारत के ऊपर आ गया, जो पहले ब्रिटेन पर होता था। इसके अलावा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम कितनी कर दी गई? 12। भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया और सांप्रदायिक आधार पर सिक्कों को भी बांटा गया। इसके अलावा भारत में लोक लेखा सेवा आयोग का गठन किया गया और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। केंद्र में द्विसदन सदन प्रणाली अपनाई गई। एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, एक राज्य परिषद बनाई गई जिसे उच्च सदन, और एक विधानसभा बनाई गई जिसे निम्न सदन के नाम से जाना गया। जो राज्य परिषद होती थी उसमें सदस्य कितने होते थे? 60। 34 निर्वाचित, शेष नामांकित। कार्यकाल 5 साल। विधानसभा में सदस्य होते थे 145, 104 निर्वाचित और शेष नामांकित। समय होता था 3 साल। दोनों की शक्तियाँ समान थी, किंतु बजट पर विधानसभा को अधिकार। ठीक है, ये चीज़ आप। इसके बाद क्या हुआ? अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है उसे कहा जाता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में आया। इसमें 7 सदस्य थे और ये इसका गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और किसी भी भारतीय के शामिल न होने के कारण इस आयोग का सबसे ज़्यादा भारत में विरोध हुआ। भाई क्यों? क्योंकि जब जो जानता ही नहीं वो रिपोर्ट तैयार करने आ रहा है तो इसका मतलब रिपोर्ट तो गलत बनाएगा ही बनाएगा। तो इसीलिए अगर एक भी भारतीय शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब ये रिपोर्ट क्या बनेगी? बेकार बनेगी। इसके बाद क्या हुआ? आगे हम पढ़ते हैं तो एक कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता करी M.N. अंसारी ने, और M.N. अंसारी ने इस आयोग का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी सन 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा और 30 जून 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो इसमें से मेन आपको जो बात याद रखनी है, साइमन कमीशन की डेट याद रखनी है। ज़्यादातर साइमन कमीशन की डेट आती है। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927। इसका विरोध कहाँ पर हुआ? मद्रास अधिवेशन में 1927 में। अध्यक्ष थे M.N. अंसारी। और ये भारत कब आया?
अगर क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी सन 1928 को भारत आया और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 30 जून 1930 को। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमने अंग्रेज़ों की कमीशन का विरोध करा तो अंग्रेज में उस टाइम भड़क गए और अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ऐसा है, आप हमारे कमीशन से बिगड़ रहे हो तो आप ऐसा खुद रिपोर्ट तैयार करके दो जिस पर सारे दल सहमत हो जाएं। तो उस समय जो भारत के सचिव थे, भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, वो आए और मोतीलाल नेहरू से उन्होंने ये बात कही। तो मोतीलाल नेहरू को लगा सिर्फ एक रिपोर्ट ही तो तैयार करना है और सारे दल को सहमत करना है। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार करने की बात कही जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। उस समय जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उस समय भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड बर्कनहेड। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संविधान तैयार करने की चुनौती दी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्य, ये याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार करी थी वो कितने सदस्यों के साथ करी थी, 10। नेहरू रिपोर्ट 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित हुए। नेहरू ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की। मगर क्या हुआ, पहले सेशन में नेहरू रिपोर्ट पास हो गई और दूसरे सेशन में नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई। क्यों? क्योंकि पहला इन्होंने काम क्या करा, इन्होंने पहला गलत काम ये कर दिया, इन्होंने पूर्ण स्वराज ना मांगकर डोमिनियन स्टेट की मांग करी। दूसरा, जो मुस्लिम लीग को जो 1909 से पृथक निर्वाचन मंडल मिल रहा था, इसमें कहा गया आगे चलकर वो नहीं मिलेगा। तो दोनों ही दल जो भारत में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे वो नाराज हो गए। अब मुस्लिम लीग नाराज इसलिए हो गई कि जो हमें चीज़ पहले से मिल रही है, अगर भारत आज़ाद होगा तो हमें मिलेगी नहीं, जो ये रिपोर्ट आ रही है। तो इसको देखते हुए इस रिपोर्ट का विरोध हुआ। और जब विरोध, देखिए क्या लिखा हुआ है, चल रही वीडियो है। जब इस रिपोर्ट का विरोध हुआ तो इस रिपोर्ट का विरोध होने पर हुआ क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम की मांग रखी। 14 सूत्री कार्यक्रम कब आया, तो ध्यान रखना 9 मार्च 1929 को। एक चीज़ का ये ध्यान रखना, तो क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना कैसे कहानी बनी। साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण क्या आई, नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के कारण क्या आई, 14 सूत्री कार्यक्रम। 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और अगर क्वेश्चन आ जाए 11 सूत्री कार्यक्रम किसने दिए, तो महात्मा गांधी ने। और कब दिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होते थे, इंग्लैंड में। अभी जब आगे चलकर भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, उसमें महात्मा गांधी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको गोलमेज सम्मेलन पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो ज़रूरत है उसकी वो चीज़ को हम पूरी करते हुए चल रहे हैं। अब ध्यान से समझना, गांधी जी ने साइमन कमीशन को क्या नाम दिया था, व्हाइट कमीशन। इसके अलावा ये वाली स्टेटमेंट बहुत बार पेपर में आई थी, आ चुके हैं। किस व्यक्ति ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े की टोकरी में फेंकने वाली रद्दी कहा, तो आंसर आता है शिव स्वामी अय्यर ने। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने की बात कही, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथिगो, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया। और इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार कर संसद में पास होने के बाद 5 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट के सामने रखी, जिसे क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखो 1935 का जो अधिनियम आया, इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से। तो ध्यान रखना क्या बनता है, इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे,
321, अनुसूची कितनी थी 10 और भाग कितने थे 14। ठीक है, समझते चलना हर एक एक चीज़। क्या बताया, लॉर्ड लिटिगो की अध्यक्षता में बना था, 1935 का अधिनियम बना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो ध्यान समझना, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उसमें मुंबई से M.K. गांधी, लखनऊ से खलील खुजमा, मद्रास से टी प्रकाशन, लाहौर से लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी लाठी लगने के कारण। साइमन कमीशन का ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में विरोध हो रहा था, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग के सफ़ी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनिस्ट पार्टी। तो ये चीज़ें आपके आती हैं कि कौन समर्थन कर रहा था और कौन विरोध कर रहा था। आगे चलकर देखो 1935 का जो अधिनियम आया, 1935 के अधिनियम जो ज़्यादातर भारत में जो भारत का संविधान बना है कहा जाता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा। तकरीबन 250 अधिनियम, 250 अनुच्छेद इसी से कॉपी कर लिए गए हैं, कुछ चेंज करके। तो सबसे ज़्यादा भारत के संविधान पर जो प्रभाव पड़ा वो 1935 के अधिनियम का पड़ा। इसमें अगर हम बात करें, इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, मगर अस्तित्व में ना आ सका। और कब अस्तित्व में आया, 1 अप्रैल 1937 को प्रांतों में आया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर इसे केंद्र में लागू किया गया। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव मैंने बताया इसी अधिनियम का है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, इसी में और काम क्या हुआ, 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद बनाई गई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद बनाई गई थी उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अगला काम क्या हुआ, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे फेडरल कोर्ट कहा जाता है। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। यह भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में आपके। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई किस अधिनियम के द्वारा, तो याद रखना 1935 के नियम के द्वारा दिल्ली में हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और इनके विरुद्ध निर्णय प्रीवी काउंसिल में किए जाते थे। 1 अक्टूबर 1937 को यह न्यायालय ने अपना काम करना चालू करा और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने सर मॉरिस गैवियर। क्लियर सी बात। 5वां काम क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन। हर किसी को अलग अलग शक्तियाँ बांटी गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ। जैसे इस समय 3 सूचियाँ होती हैं, उस समय भी 3 सूचियाँ बनाई गई। पहली सूची जिसे संघ सूची कहा गया, इसमें 59 विषय। प्रांतीय सूची जिसे इस समय राज्य सूची कहा जाता है, उसमें 54 विषय। और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषयों को रखा गया। अब अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपे गए और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके उसमें भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। और ये चीज़ मैंने बताई दी है। भारत परिषद का अंत करा गया, 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो भारत से बर्मा को अलग करा गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। कब किया गया, 1937 में। इसके अलावा 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन कराया गया। 6 प्रांतों में द्विसदन
विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद तथा स्थायी सदन था। जो स्थायी निम्न सदन था उसे विधानसभा कहा जाता था। उच्च सदन को विधान परिषद, निम्न सदन को विधानसभा। ठीक है। और इसी के द्वारा 1937 में चुनाव हुए। अब जो 1937 में चुनाव हुए, समझते चलिए, 1937 में जो चुनाव हुए वो 11 प्रांतों में चुनाव हुए। अब 11 प्रांतों में चुनाव हुए, उसमें से 6 प्रांतों में, एक एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में हर चीज़ आई हुई है तो इसलिए मैं सभी चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो पेपर में आता कहाँ कहाँ पर नहीं मिला था, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पर मिला था। तो मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, संयुक्त और मुंबई, ये 6 जगह पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और 2 जगह कांग्रेस ने अपनी मिली-जुली सरकार बनाई थी। कहाँ कहाँ पर बनाई थी? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में और असम में, यहाँ पर इन्होंने मिली-जुली सरकार बनाई। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी बनी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो यहाँ ध्यान रखना, आपको मुस्लिम लीग भी लिखना है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों की सरकार ने बनाया था। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव में कहाँ पर सरकार बनाई थी? तो कहाँ पर बनाई थी? बंगाल में। और कांग्रेस ने कितनी जगह बनाई थी? 8 जगह। क्वेश्चन आ जाता है, कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में कहाँ पर सरकार नहीं बनाई थी? तो कहाँ पर नहीं बनाई? एक तो पंजाब में और दूसरी बंगाल में। ठीक है, समझते चलिए हर एक चीज़। आगे देखिए क्या हुआ इसमें। अगर हम बात करें 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। और इसी सरकार ने मुख्यमंत्री जो बने वो गोविंद बल्लभ पंत, विधि तथा न्याय मंत्री KN काटजू, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और वित्त मंत्रालय किसको दिया गया? किदवई रफ़ी अहमद को। तो ये वित्त मंत्रालय का पूछा गया था पेपर में, तो इसका आंसर आता किदवई रफ़ी अहमद को। अब हो सकता है आगे चलकर ये भी पूछ ले जाए, तो उस समय मंत्री कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। और विधि और न्याय मंत्री किससे बनाया गया? काटजू को। तो ये 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में लगातार आया हुआ है। अब देखो ये जो आपकी सरकारें हैं ये लिखी हुई हैं, कहाँ कहाँ पर सरकार बनी हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए 1937 के चुनाव के आधार पर जो अलग अलग जगह सरकार बनी, हम अगर बात करें, मद्रास में कौन जीता? कांग्रेस। और मुख्यमंत्री कौन बने? सी राजगोपालाचारी। मुंबई में कांग्रेस जीती, मुख्यमंत्री कौन बने? BG खरे। मध्य प्रांत में भी कांग्रेस जीती, मुख्यमंत्री कौन बने? NB खरे। और बाद में बरार बने, NB खरे तथा बरार। बाद में कौन बने? रविशंकर शुक्ल। आगे चल देखो, कांग्रेस बिहार में भी कांग्रेस जीती और यहाँ पर कौन बने? डॉक्टर श्री कृष्ण। तो मेन जो पेपर में आता है वो मद्रास का पेपर में आया हुआ है, तो याद रखना मद्रास में कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी। और उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है, संयुक्त प्रांत के कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत, कांग्रेस। उड़ीसा के BN दास। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो मिली जुली सरकार बनाई थी और डॉक्टर खान साहब बने। सिंध में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, अल्लाह बख्श, बाद में अली खान। असम में मिली जुली सरकार बनी, शाहउद्दौला बनाए गए। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी बनी, सिकंदर हयात। और बंगाल में
फजलुल हक, मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी ने मिलकर बनाई। तो ये ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ है, पूरी चीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाना, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब देखो, जब शासन चलते चलते 28 माह हो चुके थे तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस की परामर्श के दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय ले लिया। अब दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया तो कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उससे पूछा नहीं गया, तो इसके कारण उसने भारी विरोध करा और एक साथ जो उसने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी वहाँ से इस्तीफा दे दिया। तो अलग से इसका चैप्टर आता है कांग्रेस के 28 माह का शासन। तो कांग्रेस के 28 माह के शासन के बाद कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में पूरे मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया, एक साथ इस्तीफा दे दिया। कारण क्या थे इसके? 2 कारण थे इस्तीफा देने का। पहला कारण था कांग्रेस, बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था। दूसरा कारण था कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई। आप देखो, कांग्रेस ने जो इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफा देने के बाद 2 पार्टियां सबसे ज़्यादा खुश हुई, या कह सकते हैं 2 लोग। पहले जो 22 दिसंबर सन 1942 को जब इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस की सरकार ने, अक्टूबर 1939 को। अब 22 दिसंबर सन 1939, ये डेट पेपर में आई हुई है। तो 22 दिसंबर सन 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में और भीमराव अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। तो क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो आंसर आता है 22 दिसंबर सन 1939 को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें भारत को लुभाने के लिए आ रही हैं। अब अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथिगो वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाते हैं। इसमें कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। क्लियर सी बात? अब ये चीज़ का ध्यान रखना, इसमें सिर्फ डेट पूछी जाती है और अगस्त प्रस्ताव जब आया था वो ये पूछा जाता किसके समय। तो पहला याद रखना, अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1940 को। किसकी सरकार, कौन वायसराय था उस समय? लॉर्ड लिनलिथिगो। और अगर क्वेश्चन आता है दूसरा कि इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो ध्यान रखना व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। कहाँ पर चलाया गया था? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 17 अक्टूबर सन 1940 को चलाया गया। अगस्त प्रस्ताव में क्वेश्चन 3-4 पूछे जाते हैं, पहला बता ही दिया है, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह से। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसके व्यक्तिगत सत्याग्रह से इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इस आंदोलन की जो विचारधारा दी थी वो किसने दी थी? गांधी जी ने। क्लियर सी बात? तो ये सारा आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह और आपका अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड। अब अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद अगली लाइन में आता है आपके क्रिस्प प्रस्ताव।
तो क्रिस प्रस्ताव किसके समय आया? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को 23 मार्च सन 1942 में भारतीय नेताओं से बात करने हेतु भारत भेजा। क्रिप्स ने एक प्रस्ताव रखा कि युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया? कहा कि भाई हाँ ठीक है, युद्ध समाप्त होगा तो युद्ध समाप्त होने के लिए भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। और कहा गया यहाँ की बात से, इस कारण की बात से ये फेल हो गया और कहा गया प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान बनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मतलब क्या है, जो भारत की सरकार संविधान बना रही है उसके को प्रांत चाहे तो माने चाहे ना माने और चाहे तो अपना संविधान खुद बना ले। तो भाई अब एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे हो भाई मैं कानून बना रहा हूँ, तुम मानो चाहे ना मत मानो, तो कानून कौन मानेगा? हर कोई चाहेगा कानून नहीं मानना। तो ये बात के कारण इनने यहाँ पर बात खराब कर दी। और इसी को देखते हुए एक बात और ख़राब रही, जो मुस्लिम लीग अलग से भारत में सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा चाह रही थी, उस बात पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मुस्लिम लीग इसलिए नाराज़ हो गई कि सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने की बात नहीं हो रही, और भारत जो कांग्रेस पार्टी थी वो इसलिए नाराज़ हो गई कि ये जो अलग अलग संविधान बनाने वाली बात है, इससे देश में क्या हो सकता है, बंटवारा। तो संविधान, इसलिए कांग्रेस नाराज़ हो गई। तो इन दोनों बातों को देखते हुए कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध करा और कांग्रेस ने कहा कि भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावना के द्वार इसने खोल दिया है। अब दो बातें स्टेटमेंट इससे आती हैं, इसका ध्यान रखना। गांधी जी ने इसे बाद की तिथि का चेक कहा, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक कहा। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई बैंक है जो ख़त्म हो रहा है और उसका आप चेक दे रहे हो कि लो जी पैसे निकाल लेना बाद में। तो ये दो स्टेटमेंट आती हैं, तो ये ध्यान रखना। अगर सिर्फ ये आ रहा बाद की तिथि का चेक तो महात्मा गांधी, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है तो जवाहरलाल नेहरू। क्लियर सी बात। अब क्रिस प्रस्ताव के बाद जो भारत में चालू हुआ वो भारत छोड़ो आंदोलन 4 अगस्त, इसको ध्यान रखना, 4 अगस्त है। 4 अगस्त 1942 को वार्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 8 अगस्त 1952 को, ये पेपर में आती है लाइन, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करा। अब जैसे इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करा, उसी रात को एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे कहा गया ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था कि रात के 12 बजे सारे नेताओं को उठा लो, जेल में डालो और अलग अलग जेल में डालो। एक जगह डालोगे तो देश जेल के बाहर आंदोलन लोग करेंगे, तो सबको अलग अलग जेलों में डाल दिया गया जिससे ये आंदोलन ना कर पाए। तो ये आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। क्लियर। अब हुआ क्या, भारत में अशांति फैली जिसके कारण 1943 में लॉर्ड लिथिगो को हटाकर भारत का वायसराय बना दिया गया लॉर्ड बेवल को। अब लॉर्ड बेवल नए बने तो उन्होंने सोचा जी कुछ ना अब हम बड़ा करके दिखाएंगे, तो ये लेकर आए बेवल योजना। तो ये डेट याद रखना, क्वेश्चन में सिर्फ डेट आती है। बेवल योजना कब आई, तो 4 जून 1945 को। बेवल योजना कब आई, तो 4 जून 1945 को
बेवल योजना आई, और बेवल योजना के बाद अगला याद रखना ये वाली डेट, शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ, ये वो वाला याद नहीं है, भारत पाकिस्तान वाले बात नहीं दे रही है, कहीं वहाँ देख चल रहे हो। तो शिमला समझौता 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में हुआ। इसमें जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे वो अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी ने नहीं करा। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ लोग कांग्रेस से आएंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों सब आ सकते हैं। अब मुस्लिम लीग क्या कहती थी, मुस्लिम लीग ये कहने लग गई कि जो भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला मुसलमान सदस्य होगा उसको सिर्फ हम चयन करेंगे। अब कांग्रेस कहने लगे जी ना जी, हम भी करेंगे, तुम ही क्यों करोगे खाली। तो इस बात को लेकर विवाद हो गया। अब जब विवाद हो गया तो जो समझौता हुआ तो वो टूटेगा। अब समझौता टूटा तो शिमला समझौता बेकार हो गया। तो 14 जुलाई सन 1945 को वायसराय ने शिमला समझौता विफल घोषित कर दिया। अब देखो धीरे धीरे बात ना अनबन बन रही है, एक चीज़ पर किसी पर कांग्रेस मानते हैं, किसी पर मुस्लिम लीग नहीं मानते, तो बंटवारे की बात वहीं से जीनी पड़ चुकी है। अब हुआ क्या, इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया, इनने कह दिया कि अब सारा काम फिनिश ही करके आना है, क्योंकि सरकार बनी थी वो बहुत बड़े सरकार बनी थी। 1945 में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। तो क्वेश्चन आता है, जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी, तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी, लेबर। क्लियर। 14 मार्च सन 1946 को 14 मार्च सन 1946 को प्रधानमंत्री एटली, तो उस समय प्रधानमंत्री एटली थे, ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। सही है भाई। अब हुआ क्या, इन्होंने योजना बनाई कि भाई हम भारत को स्वतंत्र तो कर दें, फिर वही वाली बात, दें किसको, तो इसके लिए कोई ना कोई एक संविधान होना चाहिए जिसके तहत ये सरकार चले। सरकार चलेगी, सरकार भी होनी चाहिए। तो इन्होंने पूरा पक्का करके गए थे। अब इन्होंने क्या कहा, समझते चलना। एटली ने क्या करा, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, और AB अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, के साथ कैबिनेट मिशन भेजा। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस। 24 जून 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और इसने क्या क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या कहा, इसने कहा कि भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। अंतरिम मतलब जो भारत का काम चलाएगी, सारे देख रेख करेगी, वो अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। संविधान सभा का गठन जो होगा वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। तो ये पेपर में आया क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ, और किस तरह हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। इसके अलावा क्या कहा गया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, और समुदाय बनाए गए 3। कौन कौन से समुदाय बनाए गए, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक है, तो ये बनाए गए। इसके अलावा जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई वो 389 निश्चित की गई। 389 में से 292 तो देसी रियासत से आते थे, 93 आपके देसी रियासत, देखो जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासत से 93, और 4, यहाँ पे ध्यान रखना 4 आएगा, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे। कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने आते थे, 4।
पहला दिल्ली, कर्नाटक, बलूचिस्तान और अजमेर, ये कमिश्नरी क्षेत्र कहलाते थे। अब अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांतों के, तो ब्रिटिश प्रांतों की अगर हम बात करें तो देखो जो 2 और 4, 296 भी हम अगर आप कह सकते हैं, तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र आए तो डायरेक्ट 292 आते थे। तो ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधि को भी विभाजन किया गया कि जो सामान्य हैं वो कितने लोग आएंगे, 213, जो मुस्लिम हैं वो 79 और सिख कितने आएंगे, 4। इसके अलावा ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिलाओं की संख्या कितनी निश्चित की गई, 15, अनुसूचित जातियों की संख्या 16 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 निश्चित की गई। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सीट कितनी बची, 299। 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांत की और 70 देसी रियासतों में से चुने गए। इसके बाद जुलाई 1946 का चुनाव हुआ और जुलाई 1946 के चुनाव के द्वारा भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। जुलाई 1946 में जो चुनाव हुआ उसमें 296 स्थानों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीटें तो भैया कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिली और 8 स्थान पर निर्दलीय सरकार बने। अब मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी सरकार बन नहीं रही है, हमें वोट मिल नहीं रहे, तो हम जो कांग्रेस करना चाहेगी वो करेगी। इसीलिए मुस्लिम लीग ने पहले शुरुआत में संविधान सभा का क्या करा था, विरोध। संविधान सभा का इसलिए ही विरोध करा क्योंकि उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। इसके अलावा देखो, फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा PH मोदी फारसी समुदाय का पक्षधर बने। इसके अलावा ध्यान रखना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुनकर आए थे। तो देखो, जब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा नहीं बनी अभी तक, जब शुरुआत में चुनाव हुए थे, जुलाई में चुनाव हुए थे, जुलाई 1946 में, उस समय जो भीमराव अंबेडकर थे वो पूर्वी बंगाल से चुने गए। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण उनकी सीट बेकार हो गई। अब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाना है तो इन्हें सीट जितानी थी, तो ये सीट जीतकर कहाँ से आए, मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो मुंबई प्रेसिडेंसी में MR जयकर ने इस्तीफा दिया और वहाँ जब दोबारा चुनाव किए गए तो भीमराव अंबेडकर वहाँ से जीतकर आए। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर क्या करे थे, चुनाव जीत कर आए थे। क्लियर सी बात। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, जो अंतरिम सरकार बनी चुनाव होने के बाद, ये कब बनी, 1946 में। तो 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अब अंतरिम सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें जो वायसराय थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया और टोटल 13 सदस्य हुए। अब 13 सदस्य थे। अब क्वेश्चन आता है अंतरिम सरकार में कितने थे, तो बाद में 15 हो गए थे। शुरुआत में 13 थे, बाद में 15 हुए। क्या हुआ, बाद में मुस्लिम लीग समझ गई हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, चलो जी नहीं पूछा तो हम पूछ लेते हैं दूसरों को, तो इसीलिए मुस्लिम बाद में आ गई। पहले तो विरोध कर रही थी, बाद में कहने जी हमें भी शामिल कर लो, तो शामिल कर तो लेते क्योंकि सीट तो वो भी जीती थी। तो जब उसे शामिल किया गया तो 3 सदस्य यहाँ से निकाले और 5 ऐड किए गए। तो जो 5 ऐड किए गए, 3 निकाले गए। उसकी बात अगर हम कहें तो 26 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई और परिषद के 3 सदस्य
सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर साफत अहमद खां को मंत्रिपरिषद से हटाकर 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया और संख्या कितनी हो गई 15। तो इसीलिए मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी लिखी आती है आपकी 15 आती है। क्लियर सी बात। शुरुआत में कितने थे 13, बाद में हो गए थे ये 15। अब मुस्लिम लीग के कितने आ गए थे 5। क्लियर। अब देखो अंतरिम सरकार में जो जो क्वेश्चन आते हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो मंत्रिमंडल जो बना इसमें किसको क्या क्या पक्ष दिए गए, 15 पक्ष बटे थे। 15 में जो जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर बात करते हैं, पढ़ना सारे ये मेन। तो अब ये तो बता दिया है कि अध्यक्ष किससे बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बने थे और इन्हें विदेश मामले सौंपे गए। एक ये आपका ज़्यादा पेपर में आता है, गृह सूचना प्रसारण मंत्री किससे बनाया गया, तो वल्लभ भाई पटेल को। अगला आता है जॉन मैथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। एक तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। सी राजगोपालाचारी को आपका शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1, 2, 3। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये याद रखना। इसके अलावा देखो जो मेन और इम्पोर्टेंट आता है, और अगर हम बात करें एक जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। तो ये आपको मेन जो याद रखने हैं वो यहाँ से ये यहाँ तक 5-6 याद रखने हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना के प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी को आपका शिक्षा मंत्री, और आपका राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, और आसफ अली को रेलवे, और जगजीवन को श्रम। तो ये पूछा जाता है। कभी कभी तो ज़्यादा क्वेश्चन डीप पूछने लग गया तो ये भी पूछ लेता है कि कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, फिर तो बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेन ज़्यादातर ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्वतंत्रता के बाद में जो सरकार बनी थी भारत में, उसमें किसको क्या क्या पद दिए गए, तो जो सी राजगोपालाचारी थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष ही रहा, प्रधानमंत्री बना दिया गया, विदेश मंत्रालय इन्हें दिया गया। वल्लभ भाई पटेल वही बताया, गृह सूचना प्रसारण मंत्री बनाए रखा, ये पेपर में आया हुआ है। कानून मंत्री किन्हें बनाया गया, भीमराव अंबेडकर को। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद का वही सेम रखा जो अब था, खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम श्रम मंत्री पहले थे, श्रम मंत्री ही रहे। डॉक्टर जॉन मैथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, ये आपको मेन याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला पेपर में आ जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है। ये तो पहले आप याद ही कर ही चुके हैं। विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर, जॉन मैथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, और बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। क्लियर सी बात। इससे आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वहाँ से हम चालू करेंगे भारत में संविधान सभा, और संविधान सभा ने कैसे संविधान बनाया और हमारे संविधान बनने में कितना टाइम लगा, कैसे कैसे बनकर तैयार हुआ, ये सब चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो 3 लेक्चर आपके भारत के संविधान के इतिहास के पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद भारत का संविधान चालू करेंगे कि भारत के संविधान के अंदर क्या क्या आपके लिखा हुआ है। क्लियर है। तो सभी नोट्सों को रिवाइज करिए, और जब 3 पार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इसका एक टेस्ट भी लगाएंगे।
उस टेस्ट में आप लोग अपना आप देखना कि आपके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं और कितने गलत बैठ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे गए हैं, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो 60 70 80 क्वेश्चन होंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल से कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने नहीं पढ़ पाया। ठीक है, चलिए।